नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष वर्मा और ब्रिलियंट एकेडमी इंदौर के ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप लोगों के लिए लेकर दोस्तों आज से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की पूरी एक सीरीज़, जो कि आपके पीएससी, एसआई, व्यापम, पटवारी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस की सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है या बहुत ही लाभदायक होने वाली है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि मध्य प्रदेश जियोग्राफी की एक सीरीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो बेस से, उस बेस से कंटिन्यू टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम लोग निकाल के आपके समक्ष लाने वाले हैं और लास्ट एंड तक जहाँ पे मध्य प्रदेश खत्म होता है, यानी कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी 40-50 टॉपिक आते हैं उन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस का निचोड़ आपके सामने हम लोग लाइक कर आने वाले हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन दोस्तों कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है, कोई भी क्वेश्चन फैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं इन क्वेश्चंस को देख के आप लोग आने वाली आगामी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पेपर आता है उन क्वेश्चंस को यहाँ पर फील कर सकते हो कि पैटर्न क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि मध्य प्रदेश किस भूमि का हिस्सा है। मध्य प्रदेश किस भूमि का हिस्सा है, ठीक है ना। तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, यूरेशिया और पैथलासा। ठीक है, अंगारा लैंड की दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो पेंजिया जब हम लोगों ने देखा था, पेंजिया जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो जो पेंजिया होता है वो पेंजिया एक भूखंड का हिस्सा होता है जो कि अगली प्रोसेस में यानी कि लाखों करोड़ों वर्षों के बाद में जो पेंजिया वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसके उत्तर वाले पार्ट को हम लोग अंगारा लैंड कहते हैं और दक्षिण वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, और उसी अंगारा लैंड से यानी कि जो पेंजिया दोस्तों होता है, ये जो पेंजिया होता है यानी कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के अंदर यहाँ पे एक भूखंड है। इस भूखंड को ही हम लोग पेंजिया कहते थे। इस भूखंड को ही क्या कहते थे, पेंजिया। और इस भूखंड के चारों ओर जो पानी हुआ करता था उसे दोस्तों हम लोग कहते थे पैथलासा। यानी कि जो पानी है ये पैथलासा है और जो भूखंड आप लोग देख रहे हो इसे पेंजिया कहते थे। ये पेंजिया दोस्तों जो है ये करोड़ों वर्षों के उपरांत दो भागों में टूट गया था, यानी कि कितने भागों में, दो पार्ट में। तो इस उत्तर वाले भाग को, उत्तर वाला भाग, अब देखो टूटा क्या है, भूखंड है। तो भूखंड जब दो भागों में टूटेगा तो उत्तर वाले को नाम उस समय दिया गया था अंगारा लैंड और दक्षिण वाले को नाम दिया गया था गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब बात क्या आती है कि मध्य प्रदेश किस भूमि का हिस्सा है, तो मध्य प्रदेश दोस्तों गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब ये कैसे होगा अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। बात क्या हो रही है कि मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ऐसा क्यों। ठीक है, अंगारा लैंड हम लोगों ने देख लिया है। अंगारा लैंड से दोस्तों 3 महाद्वीप बनेंगे, उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप। उत्तर अमेरिका, एशिया और यूरोप किससे बना है, अंगारा लैंड से। अब आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि यदि एशिया भी अंगारा लैंड से बना है, उस एशिया में भारत है, तो उस हिसाब से भारत भी किसका हिस्सा हुआ, अंगारा लैंड का। लेकिन मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि जो दक्षिण भारत की हम लोग बात करेंगे, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ये प्रायद्वीपीय पठार इस गोंडवाना लैंड से बने अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ था। ठीक है, अब आप दिमाग लगाओगे कि गोंडवाना लैंड से बने अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर भारत का प्रायद्वीपीय पठार टूटकर अलग हुआ और इसी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश भी आता है। इसीलिए भारत भले एशिया में है, एशिया भले अंगारा लैंड का हिस्सा है, लेकिन मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। ठीक है ना। यूरेशिया का मतलब दोस्तों यूरोप प्लस एशिया होता है, जिसमें दोनों कॉन्टिनेंट आपस में आते हैं। और पैथलासा हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है कि मध्य प्रदेश किस भूमि का हिस्सा है, तो गोंडवाना लैंड का। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की स्थापना कब हुई। ठीक है ना, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की स्थापना, यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में आप लोग इतना जान लीजिए कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार एक ब्रिटिश प्रांत हुआ करता था, जिसकी स्थापना आज़ादी के भी पहले से हो रखी थी। यानी कि भारत की आज़ादी के पहले से ही सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जो कि ब्रिटिश प्रांत था, इसकी स्थापना हो गई थी। ब्रिटिश प्रांत था क्योंकि आज़ादी के पहले यानी कि जो भारत हमारा था वो अंग्रेजों का गुलाम था। ठीक है ना, अंग्रेजों का गुलाम था, तो अंग्रेजों ने अपना शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत में अपने खुद के ब्रिटिश प्रांत स्थापित कर दिए थे। तो सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना दोस्तों 2 नवंबर 1861 को हुई थी और बरार की स्थापना 24 अक्टूबर 1936 को हुई थी। ठीक है, 1936 को, 34 नहीं है, 1936 को। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आंसर कौन सा होगा। 2 नवंबर 1861 सेंट्रल प्रोविंस और 24 अक्टूबर 1936 को हो गई थी बरार की स्थापना। तो यहाँ पर आंसर डी वाला सही होगा।
ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, सही मिलान कीजिए। सही मिलान कीजिए में यहाँ पर दोस्तों जो मध्य प्रदेश का जब सही मिलान में दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ भाग दे रखे हैं, ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश के जो पार्ट ए बी सी हम लोगों ने पढ़ रखे थे, ठीक है। तो पार्ट ए बी सी और भोपाल रियासत यहाँ पर देखे रखी हुई है, और इसके अलावा इनके सामने उसके मुख्यमंत्रियों के नाम दिए रखे हैं, तो इनका हमें सही रूप से मिलान करना है, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार ये पार्ट ए का नाम है, और पार्ट ए के मुख्यमंत्री उस समय कौन हुआ करते थे? तो पार्ट ए के मुख्यमंत्री दोस्तों पंडित रविशंकर शुक्ल हुआ करते थे। पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो देखो अ है यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया अ, और अ के सामने पंडित रविशंकर शुक्ल कहाँ पर है? 3 नंबर पर है, तो मैंने यहाँ पर अ के सामने लिख दिया 3, ठीक है। नेक्स्ट में देखोगे मध्य भारत प्रांत, जिसको हम लोग पार्ट बी भी कहते थे, और मध्य भारत प्रांत पार्ट बी, इसकी राजधानी की यदि हम लोग बात करेंगे तो इंदौर और ग्वालियर हम लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है ना। तो मध्य भारत प्रांत के जो मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते थे वो थे लीलाधर सेठ। किसकी बात कर रहे हैं? ब की। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख दिया ब, और ब के आगे हम लोग ये देख लेते हैं कि लीलाधर सेठ कहाँ पर है? 2 नंबर पे, तो ये इसके आगे हम लिख दिया 2, ठीक है। फिर बात करेंगे स, यानी कि विंध्य प्रांत, और विंध्य प्रांत यानी कि पार्ट सी, ठीक है ना। विंध्य प्रांत को पार्ट सी भी कहते थे, जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी। तो विंध्य प्रांत के मुख्यमंत्री उस समय कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल। पंडित शंभुनाथ शुक्ल कहाँ पर है? 4 नंबर। और बचा कौन सा है? द भोपाल रियासत, और भोपाल रियासत के मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा हुआ करते थे उस समय, ठीक है। तो शंकर दयाल शर्मा कहाँ पर है? 1 नंबर पर है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग ये देख लीजिए कि हम लोगों ने 4 पार्ट देख लिए, इनके सामने जो ऑप्शन है वो भी देख लिए हैं, ठीक है। और ऑप्शन हमारे पास में क्या आता है? 3 2 4 1, 3 2 4 1, यानी कि सी आंसर यहाँ पर दोस्तों आ रहा है, जो कि सही होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विंध्य प्रांत को पार्ट सी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? विंध्य प्रांत यानी कि पार्ट सी की बात कर रहे हैं हम लोग। विंध्य प्रांत जिसकी राजधानी क्या थी? रीवा थी। यहाँ पर एक बात देख लीजिए दोस्तों कि विंध्य प्रांत की जब हम लोग बात करेंगे तो विंध्य प्रांत में हुआ क्या था कि 12 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ था, पार्ट सी का। 12 मार्च 1948 को क्या हुआ था दोस्तों? इसका गठन हुआ था। और 4 अप्रैल 1948 को इसमें 38 रियासतों को शामिल किया गया। 4 अप्रैल 1948 को इसमें 38 रियासतों को शामिल किया गया, ठीक है। और 1 जनवरी 1950 को इसे पार्ट सी का दर्जा दिया गया। तो 1 जनवरी 1950 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि द के अंतर्गत आता है, इसका मतलब कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर है? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पार्ट सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 5, भोपाल रियासत का विलय कब और किसमें हुआ? क्वेश्चन क्या है कि भोपाल रियासत का विलय कब और किसमें हुआ, ठीक है ना। हम लोग दोस्तों ये भी जानते हैं कि आज़ादी के पहले यदि हम लोग बात करें संपूर्ण भारत की, जिसमें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों सम्मिलित थे, उस समय पूरे देश में 565 रियासतें हुआ करती थी। उन 565 रियासतों में से भोपाल भी एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, ठीक है ना। भोपाल भी क्या हुआ करती थी? एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, जिसकी स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने 1723-24 ईस्वी में की थी, ठीक है। इसका जो विलय है दोस्तों, इसका विलय पार्ट सी में 1 जून 1949 को हो गया था। यानी कि कंडीशन ये हुई थी कि जैसे ही क्या हुआ कि भारत आज़ाद हुआ और भारत में 552 देशी रियासतों का विलय हुआ, उसके साथ ही हुआ क्या? उसके साथ ही संपूर्ण भारत को 4 भागों में बांट दिया, लेकिन मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया था, पार्ट ए बी सी, और बीच में कौन आ गया था? भोपाल, ठीक है ना। बीच में कौन था? भोपाल। अब भोपाल का भी विलय किस में हुआ? पार्ट सी में। कब हुआ? 1 जून 1949 को। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि भोपाल रियासत का विलय कब और किस में हुआ? कब हुआ? तो 1 जून 1949, और किस में हुआ? पार्ट सी में। तो डी वाला आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भोपाल रियासत के अंतिम नवाब कौन थे? यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक बात देख लीजिए कि भोपाल रियासत के अंतिम नवाब पूछ रहा है, और यहाँ पर हम लोग चलो एक बार शुरू से देख लेते हैं। भोपाल रियासत क्या थी? एक स्वतंत्र रियासत थी, एक बात, ठीक है ना। इसके प्रथम नवाब की हम लोग यदि बात करेंगे, किसकी? प्रथम नवाब की। तो प्रथम नवाब थे दोस्तों इसके यार मोहम्मद खान। प्रथम नवाब कौन थे? यार मोहम्मद खान, ठीक है। अंतिम नवाब की बात हो रही है यहाँ पे। अंतिम नवाब दोस्तों हमीदुल्लाह खान। अंतिम नवाब कौन थे? हमीदुल्लाह खान। और इसकी स्थापना दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने।
दोस्त मोहम्मद खान ने कब की थी? 1723 से 24 ईस्वी में, यानी कि 1723 से 1724 ईस्वी में भोपाल रियासत की स्थापना कर दी थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि इसके अंतिम नवाब कौन है? तो अंतिम नवाब दोस्तों यहाँ पर हमीदुल्लाह खान है। ऑप्शन है हमारे पास में डी, जिसमें हमीदुल्लाह खान लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि इसके अंतिम नवाब हुआ करते थे। और प्रथम नवाब भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, क्या है? यार मोहम्मद खान। और स्थापना किन्होंने की? दोस्त मोहम्मद खान ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ रियासतें हैं और उन रियासतों के सामने कुछ शासकों के, यानी कि उन रियासतों के शासकों के या राजाओं के नाम दे रखे हैं और हमें इनका मिलान करना है कि किस रियासत का राजा या शासक कौन हुआ करता था उस समय। ठीक है, और इसी के आधार पर इस कूट में से जो ऑप्शन हमारे सामने है इनमें हमें सही ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? बुंदेलखंड रियासत। बुंदेलखंड रियासत की यदि हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो बुंदेलखंड रियासत का सबसे ज़्यादा अधिकांश भाग कहाँ पे था? तो विंध्य प्रांत में था। ठीक है ना। और बुंदेलखंड रियासत के जो शासक हुआ करते थे वो कौन थे? तो वो थे कामता प्रसाद सक्सेना। कहाँ पर बात कर रहे हैं? अ की बात कर रहे हैं। अब अ में आप देख लीजिए कि कामता प्रसाद सक्सेना कहाँ पर है? 3 आ रहा है, 3 पर है। ठीक है, ब की बात करेंगे दोस्तों, बघेलखंड रियासत। और बघेलखंड रियासत की यदि हम लोग बात करें तो बघेलखंड का जो क्षेत्र है वो आपको पार्ट ए यानी कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में भी देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो विंध्य प्रांत में भी इसका क्षेत्र सम्मिलित था। बघेलखंड के शासक की यदि हम लोग बात करेंगे तो बघेलखंड के शासक उस समय कौन थे? तो बघेलखंड के शासक दोस्तों उस समय थे अवधेश प्रताप सिंह। अब कहाँ पे आ रहे हैं? 4 पे, तो ब के सामने 4 लिख दिया। फिर हम लोग बात करेंगे स की, रीवा रियासत। और रीवा रियासत के शासक थे राजा मार्तंड सिंह, यानी कि 2 पर। और लास्ट कौन सा बचा है? द में कौन है? जम्मू कश्मीर रियासत। और इनको तो सभी लोग जानते हैं कि राजा हरि सिंह उस समय इसके शासक हुआ करते थे। ठीक है ना। तो ड के अंतर्गत क्या लिखेंगे? 1। ऑप्शन देख लो यहाँ पे 3 4 2 1 है, यहाँ पर कहीं पे 3 4 2 1। सी वाला आंसर हमारे पास में आ रहा है दोस्तों, और सी वाला आंसर क्या है? करेक्ट है। आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, पार्ट ए से महाराष्ट्र को मराठी भाषा के रूप में दिए जाने वाले जिलों में से नहीं है। यानी कि जब मध्य प्रदेश की स्थापना हो रही थी तो पार्ट ए बी सी में परिवर्तन हुए थे। उन परिवर्तनों में पार्ट ए में एक परिवर्तन ऐसा हुआ था कि मराठी भाषा के 8 जिले महाराष्ट्र को दे दिए गए थे। ठीक है ना। अब मराठी भाषा के 8 जिले महाराष्ट्र को दोस्तों अगर दे दिए जाएंगे तो उन जिलों में से कौन से जिले इसमें से नहीं है जो कि महाराष्ट्र को नहीं दिया गया था? तो हमें वो 8 जिले याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 8 जिले यदि हम लोग देखें दोस्तों यहाँ पे, तो आपको पता है कि वर्धा, बुल्ढाणा, अकोला, अमरावती, चांदा, यवतमाल, नागपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 8 जिले थे। अब इन 8 जिलों में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लो कि जलगांव इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अब हमें पता है कि 8 जिले ये वाले हैं, जलगांव नहीं है, तो हमने उसको बाहर कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश की स्थापना के समय और छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हुआ करते थे? अब यहाँ पर वर्तमान मध्य प्रदेश की हम लोग बात नहीं कर रहे। अगर वर्तमान मध्य प्रदेश की बात होती है तो हम लोग क्या बताते हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में 5 राज्य होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन पूछा क्या गया है कि स्थापना के समय, यानी कि 1 नवंबर 1956 की बात हो रही है, 1 नवंबर 1956 को। और एक क्या पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले, छत्तीसगढ़ के विभाजन के पहले, यानी कि छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को। तो 2000 के जस्ट, यानी कि 1 नवंबर 2000 के जस्ट पहले। अब वो कुछ भी हो सकता है। अरे भाई 1 नवंबर 2000 के जस्ट पहले वो 1 अक्टूबर 2000 भी हो सकता है। समझ रहे हो ना। तो छत्तीसगढ़ विभाजन से जस्ट पहले इसके कितने पड़ोसी राज्य हुआ करते थे? तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों 56 की जब बात बताऊंगा तो 56 में इसके 6 पड़ोसी राज्य हुआ करते थे। कौन कौन से? 56 की यदि हम लोग बात करेंगे तो एक हुआ करता था दोस्तों बॉम्बे प्रांत। इसके बाद में राजस्थान, यूपी, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य हुआ करते थे। कब? इसकी स्थापना
के समय, ठीक है ना, स्थापना के समय 6 पड़ोसी राज्य हुआ करते थे। एक बात, इसके बाद में हुआ क्या दोस्तों कि जो बॉम्बे प्रांत है ये 1960 में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यदि हम लोग इन राज्यों की बात करेंगे तो जो राजस्थान है, राजस्थान 1949 में बन गया था। बाकी जो 3 राज्य दोस्तों ये वाले यूपी, बिहार और उड़ीसा, ये 1950 में रेडी हो गए थे। और आंध्र प्रदेश हम लोग जानते हैं 1953 में, जो कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था, ठीक है। जो बॉम्बे प्रांत की बात करेंगे तो बॉम्बे प्रांत 1960 में 2 भाग में डिवाइड हो गया था। एक तो बना था महाराष्ट्र और एक बना था गुजरात। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो स्थापना के समय 6 राज्य हुआ करते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले की यदि बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 राज्य। तो 6 और 7 ब वाला आंसर है दोस्तों एकदम सही, ठीक है। दोनों चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, काफी इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मध्य प्रदेश की स्थापना के समय उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जिलों का क्रम होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, इजी है। आप लोग वर्तमान के मध्य प्रदेश की यदि बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला आप लोग बताते हो कि मुरैना है, दक्षिणी जिला बुरहानपुर, पूर्वी जिले की यदि बात करेंगे हम लोग तो सिंगरौली, और पश्चिमी जिला कौन सा है, अलीराजपुर। यही होता है ना सीक्वेंस। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की स्थापना के समय उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जिलों का क्रम होगा। तो ये चीजें हमें पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। कब की बात कर रहा है, स्थापना के समय, यानी कि कब की बात कर रहा है, 1956 के समय की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। अब बात क्या होती है, यदि हम लोग यहाँ पर बेसिकली दोस्तों देखें तो बुरहानपुर, यदि किसकी बात करेंगे, बुरहानपुर की बात करेंगे तो बुरहानपुर की स्थापना हमें पता है कि बौद्ध समिति के अकॉर्डिंग हुआ था 2003 में, ठीक है ना, जिसमें 3 जिले बनाए गए थे। अब 2003 की बात होगी तो ये वाला तो होगा नहीं। बात किसकी हो रही, 1956 की। सिंगरौली की बात करेंगे तो सिंगरौली 24 मई 2008 में बना था, मतलब ये भी नहीं होगा। अलीराजपुर की बात करेंगे तो झाबुआ से बना था 17 मई 2008 में, ये भी नहीं होगा। समझ लो, अरे भाई 2008 की बात यहाँ पर हो रही है इन जिलों के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है कि स्थापना के समय यानी कि 1956 की बात हो रही है। तो 1956 में ये तो है ही नहीं, फिर क्या बचे दोस्तों, अलीराजपुर यहाँ पे हम लोग पहले ही क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। झाबुआ की बात करेंगे, झाबुआ दोस्तों उस समय था, क्योंकि झाबुआ से कौन बना है, अलीराजपुर बना है। मुरैना, बस्तर, रायगढ़, झाबुआ, समझ लो। तो अब देखो उत्तरी क्या बोल रहा है क्रम, उत्तर में कौन है, मुरैना है, उत्तर में मुरैना है। दक्षिण में देखोगे दोस्तों तो बस्तर आएगा, और पूर्व में रायगढ़, और पश्चिम में झाबुआ। यानी कि ये जो द वाला आंसर है दोस्तों ये बिल्कुल आपका होगा करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों पहली सीरीज के माध्यम से आप लोगों को हम लोगों ने सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि सही मायने में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है। पैटर्न दोस्तों बिल्कुल यही होता है। यदि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी जाके आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, और यही सीरीज हम लोग आप लोगों के लिए कंटिन्यू बनाए रखेंगे। पर डे आपको लेक्चर दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चंस के मिलते रहेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं, और इससे आपके कई हद तक कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे मिलते हैं इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।